सनशाइन कॉलोनी में चंपा नाम की एक कामवाली आया करती थी। वो उस मोहल्ले में कई घरों में काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सबसे पहले वो चौबे निवास में जाती है, जिसमें आरोही अपनी सास इंदु और पति प्रतीक के साथ रहती है। अरे जल्दी अंदर आ, एक तो पहले ही आज इतना लेट आई है, ऊपर से ठुमक ठुमक कर आ रही है, जैसे कि यहाँ पर कोई फैशन शो चल रहा हो। काय को सुबह सुबह गरम तवे की तरह तपरेली हो। इतना भी लेट नहीं आई है मैं, बस 5-10 मिनट ही लेट हुआ है। क्यों छठी मैडम, बराबर बोली ना मैं? वो जो भी हो चंपा, लेकिन तुझे जल्दी आना चाहिए। अरे आजकल तो हर 2 दिनों में तो लेट ही होती रहती है। ठीक है छठी मैडम, मैं कल से आप दोनों को शिकायत का मौका ही नहीं देगी। वो क्या है ना, मेरे बंगले में पेंटिंग का काम चल रहा था, इसलिए मेरे को इतने दिनों से देरी हो रही थी। लेकिन अब चिंता मत करो, क्योंकि पेंटिंग का काम पूरा हो गया है। अरे चुप कर, जब देखो तब अपने बंगले की बात किया करती है। ना जाने कौन सा बंगला है तेरा। अरे मोटी मैडम, मेरा सच में बंगला है। आपको मानना है तो मानो, और नहीं मानना तो जाओ, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओफो, अब आप दोनों शुरू मत हो जाओ। वैसे चंपा, आजकल तेरे कपड़े भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ये वाली ड्रेस तो तुझ पर बहुत जच रही है। शुक्रिया छठी मैडम, ये ड्रेस तो मैंने हाल ही में ही खरीदा है। काफी महंगा है, पर मेरे को पसंद आ गया ना, इसलिए मैंने ले लिया। मस्त लग रहा है ना? इतना कहकर चंपा काम करने लग जाती है। तभी इंदु आरोही से कहती है, अरे आरोही बहू, ये लड़की कितनी फेकुचंद है, और तू भी इसकी बातों में आ जाती है। बंगला है, महंगे महंगे कपड़े हैं, पर एक काम वाली होकर इसके पास ये सब कैसे आ सकता है? अरे इतने महंगे कपड़े तो हम भी नहीं पहनते, और तो और हम तो एक नॉर्मल से घर में रहते हैं। फिर ये काम वाली ऐसे कौन से सपनों के बंगले में रहती है, क्या पता। लेकिन माँ जी, कभी कभी तो मुझे इसकी बातें सच भी लगती हैं। अरे इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये तो सर से पांव तक झूठी और मक्कार है। अब घर घर में काम करके लाखों रुपए थोड़ी ना कोई कमा सकता है। और तो और ये जो कपड़े पहनती है, ये उसे किसी और मालकिन ने दिए होंगे, तभी जाकर ये पहन पा रही है, वरना ये लड़की इतने महंगे कपड़े कैसे खरीद सकती है? हाँ माँ जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। शायद आप सही कह रही हो। पर इस बेवकूफ को ये लगता है कि अगर ये बड़ी बड़ी फेंकेगी तो हम इसके दबाव में रहेंगे और इसे महान समझेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम कोई पागल खाने से नहीं आए हैं जो इसकी बातों में आकर पागल बन जाए। इसीलिए मैं समझा रही हूँ तुझे। वही जब दूसरी तरफ चंपा नंदा के घर जाती है, तभी हे राम, अब ये रिमोट को क्या हो गया है? मुझे तो इसे चलाना भी नहीं आता। अब मैं अपना टीवी सीरियल कैसे देखूंगी? आज तो कंगन कंगना के सीरियल में कंगना अपनी जेठानी को थप्पड़ मारने वाली है, और बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। अरे मैडम, क्या आप भी, आपको इतना भी नहीं आता क्या? मतलब, लाओ दिखाओ मेरे को, मैं ठीक करके देती है ना आपको। अरे पागल पागल हो गई है क्या? इस रिमोट के बारे में तुझे कैसे समझ आएगा? तेरे घर पर भी टीवी है क्या? ना बाबा ना, तू इसे और बिगाड़ कर रख देगी। और अब जब मेरा बेटा शाम में ऑफिस से घर लौटेगा, तभी मैं टीवी देख पाऊंगी। अरे मैडम, काय को डर रही हो? मेरे घर पर भी आपके जैसा ही टीवी है, बहुत सुंदर है वो तो, इसलिए मेरे को इस रिमोट के बारे में सब पता है। चलो दिखाओ अब मेरे को। अरे पर चंपा नंदा के हाथ से रिमोट लेकर उसे ठीक करके टीवी ऑन कर देती है, और ये देखकर नंदा हैरान रह जाती है। बाप रे, तूने तो इस टीवी को सच में ऑन कर दिया। आपको मैंने बोला था ना, मेरे घर पर भी ऐसा ही टीवी है। लेकिन आप लोगों को तो यही लगता है कि मैं तो बस हवा में ही बात करती है। अरे लेकिन तू एक काम वाली होकर तेरा बंगला कैसे हो सकता है, और तेरे घर पर हमारे घर जैसा टीवी कैसे आ सकता है? अरे आप सबके भेजे में ये सवाल बराबर आता है।
कि मेरा बंगला कैसे हो सकता है, लेकिन ये सवाल काय को नहीं आता कि मेरा बंगला क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अगर तू इतनी ही अमीर है तो फिर तू यहाँ घर में काम क्यों करती है, और तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं जो तू इतने बड़े घर में रह पाए। अब मैं आपको क्या बताऊं मैडम, बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताएगी। चलो, अभी मेरे को बहुत सारे काम पड़े हैं। अगर इधर ही चाप के साथ गुलू गुलू करती बैठी तो टाइम यूं ही निकल जाएगा। आपको क्या है, इधर ही बैठकर सोफा गरम करना है आपको, लेकिन मेरे को तो जल्दी जल्दी काम निपटा कर शाम को अपने बंगले में जाना है और आराम से एकांत में समय बिताना है। अरे पर सुन तो। चंपा फट से काम करके चली जाती है। कुछ तो राज है। जब भी इससे पूछती हूँ कि ये घर काम क्यों करती है तो ये तुरंत रफूचक्कर हो जाती है। नंदा अपने कुंवारे बेटे रणधीर के साथ रहती है। फिर शाम में जब रणधीर घर लौटता है तभी नंदा उसे चंपा के बारे में बताती है। और तभी ओफो माँ, अब फिर शुरू हो गई। रोजाना आप मुझे उस चंपा और उसकी फेंकी हुई बातों के बारे में क्यों बताती रहती हो, और कितनी बार कहूं मैं आपसे, उसकी बातें 100% झूठी रहती है। पर रणधीर बेटा, अगर वो झूठ बोलती है तो उसने मेरे सामने रिमोट कैसे ठीक करके दिया। वो तो ये दावा करती है कि उसके बंगले में भी हमारे जैसा ही टीवी है। सारा झूठा दावा करती है वो माँ। अरे वो तो एक नंबर की टोपीबाज है। और रही बात उसे रिमोट कैसे चलाने आता है, तो मैं आपको बता दूं कि वो बड़े बड़े घरों में जाकर काम करती है और वहां के लोगों को रिमोट चलाते हुए देखकर वो भी ये रिमोट चलाना सीख गई होगी। सिंपल है माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो उसके बारे में। अरे वो तो आप सबको उल्लू बनाकर जाती है और कुछ नहीं। हैं? गजब औरत थी, समझ ही नहीं आती मुझे। फिर गली मोहल्ले की सारी औरतें जब आपस में मिलती हैं तभी तभी वो चंपा के बारे में ही बातें करती हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, क्या वाकई में उसका कोई बंगला होगा। अरे नहीं रे नंदा, तू बोरा गई है क्या। अब घर घर काम करके वो कितने ही पैसे कमा लेगी। मुझे तो उसकी सारी बातें झूठी ही लगती है। अरे वो तो बस दूसरों की नजर में बनी रहने के लिए फेंकती रहती है। अब वो जो भी हो, लेकिन मुझे तो उसकी फेंकी हुई बातें सुनने में बहुत मजा आता है माँ जी। अरे चुप कर, बढ़िया ही दांत दिखाने वाली। लेकिन इंदु काकी, मुझे तो कहीं ना कहीं सच लगती है उसकी बातें। अजीब सा रहस्य छुपा है उसके पीछे। अरे स्वर्णा बेटा, तुम नौजवान लोग तो बेल बुद्धि ही हो, इसलिए तुम्हें सही गलत समझ ही नहीं आता। ये मेरी बहू भी वैसी ही है। खैर, मेरे पास तो ढेरों काम पड़े हैं। उस चंपा के बारे में गप्पे मारने का समय नहीं है मेरे पास। फिर अगले दिन, अरे स्पन्ना मैडम, कल मेरे को पूरा दिन छुट्टी चाहिए, हाँ, क्योंकि कल मैं अपने बंगले की सफाई करके उसे एकदम चकाचक करने का सोच रही है। क्यों? हाँ मैडम, अब मेरे को तो मेरे हाथ की सफाई अच्छी लगती है। दूसरे लोग तो गंदी तरह से करेंगे ना, पर अब इतना बड़ा घर है तो उसकी थोड़ी बहुत सफाई के पीछे ही मेरा पूरा दिन चला जाएगा। वैसे मैं मोहल्ले की सारी मैडम लोगों को भी कल छुट्टी के बारे में बात करने वाली है। ठीक है चंपा, कल तुम छुट्टी ले सकती हो। स्वर्णा को बड़ी ही हैरानी होती है। फिर अगले दिन वो यह बात आरोही को फोन पर बताती है। हाँ स्वर्णा, मैं जानती हूँ वो आज अपने बंगले की सफाई करने वाली है, इसलिए वो आज हमारे यहाँ पर नहीं आने वाली। अरे ये बात तो मुझे अब तक हजम नहीं हो रही, इसलिए मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज तो उसे वीडियो कॉल कर ही देती हूँ और वीडियो कॉल के जरिए सारा सच सामने आ जाएगा कि वो वाकई में किसी बड़े बंगले में रहती है या फिर बस हवा में तीर मार रही है। अरे वाह, ये तो काफी बेस्ट आइडिया है। फिर जल्दी कर वीडियो कॉल और मुझे भी बताना कि तुझे वीडियो कॉल में क्या दिखाई देता है। हाँ हाँ जरूर, मिलते ही शाम में। तुम्हारे घर चाय पीने आऊंगी मैं। बिल्कुल, जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए पकौड़ी भी बनाऊंगी। फिर स्वर्णा चंपा को वीडियो कॉल करती है
और चंपा उसे रिसीव भी कर लेती है। और उसके बैकग्राउंड में एक बड़े से बंगले का गार्डन एरिया होता है। और ये देखकर स्वर्णा आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे वाह चंपा, तेरा बंगला तो सच में एकदम आलीशान और सुंदर है रे। चल अच्छा है, ठीक से कर हाँ सफाई। लेकिन हाँ, इतना भी मत करना कि तू बीमार पड़ जाए और कल फिर से छुट्टी मार ले। नहीं रे बाबा, चंपा के अंदर तो बहुत सारा स्टेमिना है। गांव का पानी जो पिया है मैंने, शहर के लोगों की तरह कमजोर भीगी बिल्ली नहीं हूं मैं। चलो अब रखती हूं मैं। अभी तो बस गार्डन एरिया की ही सफाई हुई है, लेकिन हॉल और दूसरी मंजिल की सफाई अभी तक बाकी है। क्यों? फिर शाम के समय स्वर्णा आरोही के घर जाकर इंदु और प्रतीक के सामने सारी बातें रखती है। ये तुम क्या बात कर रही हो? क्या सच में उसके बैकग्राउंड में गार्डन एरिया था? हाँ रोही, और वो एरिया तो बहुत ही सुंदर था। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के जमाने में वीडियो कॉल पर कोई भी नकली बैकग्राउंड लगा सकता है। वो चंपा भले ही अनपढ़ गवार क्यों ना हो, लेकिन वो ये अच्छे से जानती है कि फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और उसने जरूर वीडियो कॉल के बैकग्राउंड में एआई की मदद से नकली बैकग्राउंड सेटअप किया होगा, ताकि तुम लोगों को सच लग सके। या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वो आज किसी बड़े घर में एक दिन के लिए काम करने गई हो। वैसे भी उसे बड़े बड़े घरों से काम के बुलावे आते ही रहते हैं। अरे वही तो वो लोग होते हैं जो उन्हें काम के सबसे ज्यादा पैसे देते हैं। तो उन्हीं के घर का बैकग्राउंड होगा वो। और स्वर्णा और आरोही, तुम दोनों उसकी बातों में इतनी भी पागल मत बनो। वो तो एक नंबर की चापलूस औरत है। येड़ा बनाकर अच्छे से पेड़ा खाती है वो। पर काकी, कोई इतना भी येड़ा कैसे बना सकता है? और उसके बैकग्राउंड में वो गार्डन नकली नहीं था, असली ही था। और अगर वो कहीं पर काम करने गई होगी, तो वहां के मालिक या मालकिन कहाँ पर थे? अब जरूरी थोड़ी ना है कि वहां के मालिक और मालकिन वीडियो कॉल में ही दिखे। ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग घर के अंदर हो। या फिर तुम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ऐसे बुद्धू लोगों की तरह बर्ताव करना प्लीज बंद कर दो। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, एक मामूली सी काम वाली है, लेकिन जब देखो तब हर रोज उसी की चर्चा होती रहती है। ऐसे ही एक रोज वो अपने घर से बढ़िया से नॉनवेज पकवान बनाकर लाती है। और उसे देखकर नंदा और उसका बेटा रणदीप खुशी के साथ साथ चकित रहते हैं। ये लो मैडम, मेरे घर पर आज 2 से 3 सहेलियां आने वाली थी, इसलिए मैंने ये पकवान बनाए थे। अब बच गए हैं ना, और मैं तो अकेली ही रहती है, तो ये खत्म कैसे होंगे? इसीलिए मैं यहाँ लेकर आई। अब बाकी घरों में तो देने के लिए वो लोग नॉनवेज तो नहीं खाते ना, तो मैं इसे वहां लेकर तो नहीं जा सकती। क्या बात है चंपा, ये पकवान तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। शुक्रिया साहब, आती हूँ हाँ? रसोई में बहुत काम है। देख रणधीर बेटा, इसने कितने सारे पकवान बनाए हैं, और नॉनवेज तो कितना महंगा हो रखा है। तो इसने इतना खर्चा कैसे किया होगा? या फिर ये पकवान कहीं इसे किसी ने दिए तो नहीं होंगे ना? और ये हमसे झूठ बोल रही हो कि ये सब पकवान इसी ने बनाए हैं। अरे क्या माँ अभी, अब वह जो भी हो, लेकिन हमें तो फ्री फंड में इतना टेस्टी खाना खाने को मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? अरे आप तो बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ ना स्वीटी, अभी तक तूने कपड़े क्यों नहीं धोए? माफ करना मैडम, लेकिन आपकी ये वॉशिंग मशीन एकदम घटिया है। अरे इससे अच्छी तो मेरे घर की वॉशिंग मशीन है, इसलिए आप पहले इसे ही बदलो, वरना मैं आपके कपड़े इसमें नहीं धोने वाली। अरे जब देखो तब मेरे घर पर ये है, मेरे घर पर वो है, बस अपने बड़े घर के गुणगान गाती रहती है। एक मामूली से काम वाली होकर भी तू खुद को लखपति बताती है। चल, अब बहुत हुआ तेरा। अब तो तुझे हमें अपने बंगले में लेकर जाना ही होगा। आरोही, बुला स्वर्णा को, तब तक मैं नंदा को बुलाती हूँ। और आज तो हम सब इसके बंगले में चलकर ही रहेंगे। जरा मैं भी तो देखूं कैसा होता है काम वाली का बंगला। आई शपथ, ये तो मेरे बंगले में आना चाहती है। अब मैं क्या करूं? अरे अब बोलेगी भी,
या मुंह में दही जमा लिया है तूने? नहीं मोटी मैडम, मैं आप लोगों को अपने बंगले में लेकर नहीं जाएगी। क्यों? अरे लेकिन क्यों? हमें भी तो तेरे आलीशान से बंगले को देखने का सुख प्राप्त करने देना। अब क्या हुआ? डर गई क्या? कहीं तेरा ये झूठ पकड़ा ना जाए, इसीलिए। है ना? मैं किसी से नहीं डरती है, मैं दूसरों को डराती है। और मैं आप लोगों को वहां क्यों लेकर जाऊं? अरे आप लोग तो मेरे को रोज मिलते हो ना, तो फिर मैं आप सबको अलग से अपने बंगले पर बुलाकर खातिरदारी क्यों करूं? बात खातिरदारी की नहीं है चंपा, हमें बस तेरे घर आकर कुछ देर वक्त बिताना है। अब तू हमेशा अपने बंगले की बातें करती रहती है ना, इसीलिए हमें बहुत उत्सुकता होती है। जैसे बाकी सबके बंगले होते हैं, वैसे ही मेरा भी बंगला है। कोई अलग से हीरे मोती नहीं लगेले उस पर। चलो, अब मैं रसोई में काम करने जा रही है, वरना मेरे को फालतू में लेट हो जाएगा। मैं तो 1 मिनट भी एक्स्ट्रा का काम नहीं करने वाली बाबा। देखा आरोही, बंगले पर ले जाने की बात पर कैसा पर्दा डाल दिया इसने। ये तो बड़ी ही चंट है, इसे कम समझने की भूल मत करना। अरे इसे तो अच्छे से पता है कि कब कहाँ और कैसे किसकी फिरकी लेनी चाहिए। हाँ माँ जी, इसके हाव भाव से तो मुझे भी अब वही लग रहा है। ऐसे ही एक दिन जब स्वर्णा एक जगह गई होती है, तभी वो चंपा को सुबह सुबह एक चौल से निकलकर बस में बैठते हुए देखती है। अरे ये क्या? ये चंपा चौल से कैसे निकली, जबकि ये तो बंगले में रहती है। आज तो मैं इससे इस सवाल का जवाब लेकर ही रहूंगी। आने दो इसे, फिर बाद में। जल्दी बोल चंपा, तू वहां से क्यों निकली, और वो भी इतनी सुबह सुबह? देख सच सच बता, तू हम सबको टोपी पहना रही है ना? और तू तो बस एक मामूली सी चौल में ही रहती है। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे आप सभी मैडम लोग मेरा काय को भेजा फ्राई करेली हो। अरे आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास करने का है तो करो, वरना तेल लेने जाओ। क्या? हाँ तो और मैं क्या ही बोलूं? एक बार में आप लोगों को बोला हुआ कुछ समझ तो आता ही नहीं है। जबकि मैंने आप सबको ये बात 50 बार बोल के रखेली है कि मैं एक आलीशान से बंगले में रहती है, वो भी अकेली। लेकिन फिर भी आप सबको मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रेला है। अरे पर तू अगर बंगले में रहती है, तो आज मुझे तो चौल से निकलती हुए क्यों दिखाई दी? इतनी सुबह सुबह तू वहां क्या करने गई थी? क्योंकि वहां पर मेरी सहेली मोगरा रहती है। उस बेचारी मोगरा की तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से उसका बेवड़ा पति भी उसे परेशान करेला था। इसलिए मैं उसे वहां पर अच्छे से समझाने के लिए गई थी कि अगर मेरी मोगरा को उसने तकलीफ दी, तो मैं उसको रपारप मारेगी और पुलिस चौकी में भेज देगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, अब जल्दी से बोलो, आज खाने में क्या बनाने का है? मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। फटाफट खाना बनाकर आज मुझे जल्दी जाना है। वो आज शाम को मेरे बंगले पर मेरी सारी सहेलियां आने वाली हैं। दावत देने वाली हूँ मैं आज सबको। मस्त मच्छी फ्राई बनाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है चंपा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सबके मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता कि आखिरकार काम वाली चंपा का सच में बंगला है भी या नहीं। अरे माँ, चंपा कब आने वाली है? बाहर का बोरिंग खाना खाकर अब मेरा मन ही नहीं लग रहा। मुझे तो उसके हाथ का चटपटा खाना खाना है माँ। अरे बेटा, आज चंपा नहीं आएगी। मैडम गांव जो गई है 3 दिनों के लिए। अब उसके आने के बाद ही सारे काम सही से हो पाएंगे। सच में काम वाली ना हो तो कितनी दिक्कत होती है। अरे नंदा काकी, जल्दी से आइए और वो देखिए, चंपा मैडम गांव से आ गई है। क्या कह रही है तू स्वर्णा? रुक, अभी आई मैं। अरे माँ संभल कर। हे भगवान, ये मोहल्ले की सारी लेडीज भी पगला गई हैं। उससे मिलने के लिए ऐसे भाग रही हैं, जैसे कि मोहल्ले में कोई चंपा नहीं, बल्कि कोई सेलिब्रिटी आई है। नंदा और स्वर्णा दोनों बाहर आती हैं और चंपा को टैक्सी से उतरते हुए देखकर वो दोनों चौंक जाती हैं। क्या बात है चंपा, वैसे तो तू हर रोज पैदल या फिर बस से आती है, लेकिन आज तो इतनी महंगी टैक्सी से आई है। क्यों, मैं टैक्सी से नहीं आ सकती क्या मैडम?
अरे नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती है। मैं तो बस, अब मैं क्या ही बोलूं। मैंने सोचा पहले अपने बंगले में जाने से अच्छा आप सबके पास ही आ जाती हूँ। फिर आप सबके काम निपटा कर अपने घर पर आराम से जाऊंगी। वाह चंपा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे कैसी रही तेरी गांव की ट्रिप? बहुत ही अच्छी गई। मैंने तो ढेर सारे फोटोज भी खींचे ले हैं। आप लोगों को दिखाएगी बाद में। अब चलो, मुझे पहले वो चौबे निवास में जाना है, फिर आप लोगों के पास आती है। हाँ, वरना वो मोटी मैडम और छोटी मैडम मुझ पर बहुत चिल्लाएगी और सुबह सुबह मेरे मूड की बैंड बजा देगी। लेकिन मानना पड़ेगा, हाँ, अगर इसकी लाइफ सच में वैसी ही है जैसे कि ये हमें बताती है, फिर कितनी अच्छी लाइफ जीती है ये। ना किसी का दबाव, ना कोई खौफ, बस अपने मन की मालकिन है। मस्त बंगले में अकेली रहती है, मेहनत की कमाई का खाती है। और क्या चाहिए लाइफ में? और नहीं तो क्या, ना घर वालों की चिक चिक, ना कोई फालतू का टेंशन। लेकिन मुझे तो शक होता है कि अब भी दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। सो तो है काकी, क्योंकि उस दिन मैंने उस चौल में देखा था कि सारी काम वालियां उसी चौल में रहती हैं जहां से ये निकल रही थी। वो देखो, वो रही पिंकी। अरे ओ पिंकी, जरा इधर आना तो। आप बोलो ना मैडम, क्या हुआ? तू उसी चौल में रहती है ना जिसमें यहाँ पर आने वाली सारी काम वाली बाइयां रहती हैं? मेरा मतलब तू वो स्टेशन के पीछे वाली चौल में ही रहती है ना? हाँ मैडम, एकदम सही पकड़े हैं। मैं वही रहती है। लेकिन आप ये काय को पूछ रही हो? देख, हमें सच सच बताना, ये काम वाली चंपा उसी चौल में रहती है ना, या फिर वाकई में उसका कोई बड़ा बंगला है? अरे नहीं मैडम, चंपा उस चौल में नहीं रहती है। और सच बताओ तो मेरे को क्या, हम सारी काम वाली बाई की गैंग में किसी को भी नहीं पता ये कि वो चंपा कहाँ पर रहती है। वो तो बस बोल बच्चन है। मेरा बंगला है, मेरा बंगला है, बस एक ही चिराग आलापती रहती है। अब क्या सच और क्या झूठ, ये तो ऊपर वाले को ही पता है। ऐसे ही एक रोज चंपा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें वो अपने बंगले में बैठी होती है। देख तो इंदु, कैसे महारानियों की तरह बैठी है ये अपने घर पर। और इसके घर का सोफा और फर्नीचर तो देख, ये तो हमारे घर से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ काकी, एकदम पुराने गांव की हवेलियों में जैसा रहता है ठीक वैसा ही है। एकदम रॉयल टाइप कुछ भी। अरे मुझे तो ये फोटोज भी झूठी लग रही है। अरे क्या माजी, आप भी, आप तो हमेशा यही कहती हो। लेकिन सच बताओ तो हर गुजरते दिनों के साथ साथ मुझे चंपा की बात सच लगने लगी है। अब ये मत कहना कि ये फोटो उसने अपने किसी मालकिन के घर पर खींची होगी। हाँ तो वही किया होगा उसने। नहीं इंदु काकी, कोई भी मालकिन अपने घर पर आने वाली काम वाली बाई को इतने आराम से टांगे फैलाकर महारानी की तरह फोटो खिंचाने नहीं दे सकती। मैं भी आरोही की बातों से धीरे धीरे सहमत होने लगी हूँ। शायद सच में उसका कोई बंगला हो सकता है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें तो किसी डिटेक्टिव को हायर करना होगा, क्योंकि ये चंपा के बंगले की पहेली सुलझने की जगह पर और ज्यादा उलझती ही जा रही है, क्योंकि तुम सभी लोगों से उलझा रहे हो। अरे अगर तुम सब अपने दिमाग में इस बात को गांठ बांधकर फिट कर लोगे कि उसका कोई बंगला है ही नहीं और वो एक नंबर की झूठी लड़की है, तो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा ही नहीं। और अब उसके बारे में सोचना बंद करो और जरा अपने काम धंधे पर ध्यान दो। उसका क्या है, वो तो तुम लोगों को येड़ा बनाकर अपनी जिंदगी में मस्त मजे से ऐश कर रही है। लेकिन तुम सभी लोग तो बेवकूफ की तरह दिन रात बस उसके ही बारे में बातें करती रहती हो। नंदा तो भी शांत बैठ जाती है, लेकिन स्वर्णा और आरोही वो दोनों शांत नहीं बैठती। ऐसे ही एक दिन, ला 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 ला, ला 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 ला। अरे ओ चंपा, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। क्या हुआ है? कहीं कोई मिल विल तो नहीं गया ना? अरे छठी मैडम, मुझे कौन मिलने वाला है? और मिलना भी नहीं चाहिए बाबा। आदमी लोगों के चक्कर में पड़कर ही औरतों का सत्यानाश हो जाता है,
क्योंकि आज के जमाने में भी 100 में से 99% आदमी तो एक नंबर के नालायक ही होते हैं। इसलिए मैं तो बस ऐसे ही खुश रह लेती हूँ। हमें तो हर एक पल में खुशी ढूंढनी चाहिए और नकारात्मक चीजों से दूर रहना चाहिए। फिर इस लाइफ में जीने का मजा आता है। बिल्कुल सही कहा तूने चंपा। वैसे तेरे बंगले का एड्रेस क्या है? अब तू तो हमें वहां पर बुलाने से रही, लेकिन कम से कम तू हमें उसका पता तो बता ही सकती है ना। लेकिन काई को? आपको वहां पर खाना खाने को आना है क्या? अरे नहीं बाबा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। माफ करना है छोटी मैडम, लेकिन मेरे बंगले का पता मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। बस मेरी 2-3 पक्की सहेलियां हैं, उन्हें ही पता है और वही उस बंगले में आ सकती है और बाकी लोगों को मैं अपने बंगले में नहीं बुलाना चाहती। बाप रे, तू तो बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह एकदम प्राइवेट और वीआईपी लाइफ जीती है। वाह, कमाल है यार। आज तो दूसरों की नजर में नहीं, लेकिन खुद की नजर में तो मैं एक सेलिब्रिटी ही हूँ ना। और मेरी लाइफ मेरे लिए एकदम वीआईपी है और मैं फालतू के लोगों को बुलाकर अपने बंगले की शांति भंग नहीं करना चाहती। फिर आरोही ये सारी बातें स्वर्णा को बताती है। यार बस बहुत हुआ, अब दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहेगा और हम उसके बंगले तक पहुंचकर ही रहेंगे आरोही, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये तू क्या कह रही है स्वर्णा? और हम ये सब कैसे करेंगे? उसने मुझे अपने बंगले का पता तो बताया भी नहीं है, तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जादू से? अरे उसमें इतना क्या मुश्किल है, हम उसका पीछा करेंगे। शाम में जब वो सारे घरों के काम निपटाकर अपने घर के लिए निकलती है, तभी हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। अरे वाह, ये तो एकदम मस्त आइडिया है। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब वो दोनों चंपा का पीछा करती है और पीछा करते करते वो दोनों ये देखकर हैरान होती है कि चंपा असल में एक बंगले में घुस रही है। ओ तेरी, देख स्वर्णा, यार ये तो सच में एक बंगले में ही घुस गई है। इसका मतलब ये सच में एक बंगले में रहती है। और नहीं तो क्या। चल अंदर चलते हैं और देखते हैं, कहीं ये सच में असल में इसी का घर है या फिर किसी और का, या फिर ये हमारा कोई भ्रम है, क्योंकि ये उसकी किसी मालकिन का भी तो घर हो सकता है जहां पर वो काम करने आती हो। हाँ स्वर्णा, बिल्कुल सही कहा तूने। चल चलते हैं अंदर। फिर वो दोनों उस बंगले में जाती हैं और उन्हें वहां पर देखकर चंपा एकदम हैरान रह जाती है। फिर वो दोनों उसे सारी बात बताते हैं कि वो वहां तक कैसे और क्यों पहुंचे हैं। क्या? हाँ चंपा, हमें माफ करना। हम जानते हैं कि हमने जो भी किया है वो सही नहीं है। ऐसे किसी का भी पीछा करते हुए उनके पर्सनल स्पेस में घुसना सरासर गलत है, लेकिन हम तो बस सच जानना चाहते थे। हाँ चंपा, अब जब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हमें सारा सच बता दे कि क्या ये सच में तेरा ही बंगला है? आप दोनों को मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था मैडम, लेकिन अब जब आप दोनों यहाँ पर आ ही गई हो तो देख लो, यही है मेरा बंगला, जिसके बारे में आप सबको यही लगा था कि मैं तो बस डींगे हाँक रही है। देखो, हर तरफ दीवार पर मेरी और मेरे परिवार वालों की तस्वीरें हैं। हर तरफ बस मेरा ही सामान है। वाह यार चंपा, तेरे इस बंगले के सामने तो हमारा घर कुछ भी नहीं है। लेकिन चंपा, एक बात बता, तूने कभी भी एक बात का सही से जवाब दिया ही नहीं कि अगर तू इतने बड़े घर में रहती है तो यूं लोगों के घर में जाकर घर काम क्यों करती है तू? और तूने ये बंगला कैसे बनाया? मेरे पापा बहुत ही अमीर थे। हमारे पास बहुत सारे बंगले थे, लेकिन वो सारे कर्जे में डूब गए और उस कर्जे को चुकाने के बाद सिर्फ यही चक बंगला बचा था। इसीलिए उन्होंने टेंशन के मारे आत्महत्या कर ली। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी माँ ने ही मेरे को संभाला। वो कुछ भी जानती नहीं थी, इसीलिए उन्हें किसी ने काम ही नहीं दिया और इसीलिए उन्हें घर काम करना पड़ा। फिर वही काम करते करते हम दोनों इसी बंगले में रहने लगी। मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, तो मुझे भी बाहर कोई काम कैसे देता भला, और इसीलिए अब बड़े होकर भी मुझे यही काम करना पड़ रहा है।
ओ गॉड, तेरी कहानी तो काफी इमोशनल है यार। हाँ मैडम, मैं तो बस 5 से 6 साल की थी जब माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। फिर उनके जाने के बाद से इस बंगले में मैं अकेली च रहती आई हूँ और अपनी मेहनत की कमाई से अकेली का खर्चा उठाती हूँ। घर काम करके मैं अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती हूँ। अब क्या ही बचा है मेरी जिंदगी में। बस मजे करो और खुशी से जियो। ना तो मुझे कुछ पाना है, ना ही मुझे कुछ खोना है। मैं तो बस अपने खुद के लिए जी रही हूँ और हर किसी को ऐसे ही जीना चाहिए। आई एम रियली सॉरी चंपा, हमने तेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोचा, जबकि तेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे इतना सारा दुख छुपा हुआ था। लव यू बहन, तेरे इस साहस को देखकर हमें भी तुझसे प्रेरणा मिल रही है। शुक्रिया मैडम। अब आप दोनों आ ही गई हो तो बैठ जाओ, मैं आप दोनों के लिए मस्त चाय नाश्ता बनाती हूँ। फिर वो तीनों मजे से चाय नाश्ता करते हुए गप्पे लड़ाती हैं और इस तरह अंत में बंगले के पीछे का राज खुल ही जाता है। भावना की शादी अमीर घराने के अश्विन के साथ हुई होती है। उसके ससुराल वाले अमीर होने के बावजूद भी निहायत ही कंजूस होते हैं। ऐसे ही एक रोज जब घर पर मेहमान आए होते हैं, तभी अरे तू क्या कर रही है भावना बहू? नाश्ता परोस रही है या बना रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ माँ जी, बस अभी आ रही हूँ। अब चाहिए, जल्दी आना, मेहमान राह देख रहे हैं। कमला बाहर हॉल में सबके लिए नाश्ता लाती है और तभी बड़ी बड़ी प्लेट्स में रखा हुआ ज्यादा नाश्ता देखकर ससुराल वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। अरे खाइए ना, और खाइए, शर्माइए मत। और ये नान कटाई भी खाइए, 3 अलग अलग प्रकार की बनाई है मैंने। अरे बस बस भावना बहू, ये नाश्ता ही खिलाती रहेगी या फिर उनसे बातचीत भी करेगी? और आपसे जितना जाता है उतना ही खाइए। हाँ, बेवजह तेरा मान रखने की खातिर ये सब इतना एक्स्ट्रा खाएंगे और फिर इनके पेट में गड़बड़ हो जाएंगी। फिर मेहमानों के जाने के बाद सास कमला और ससुर मनोहर दोनों भावना को सुनाने लगते हैं। ये सब क्या था भावना बहू? तुमने मेहमानों को इतना सारा नाश्ता क्यों दिया? और नहीं तो क्या, वो भी इतनी बड़ी बड़ी प्लेटों में। अरे छोटी सी प्लेट में 2 बिस्किट और थोड़ा फरसान दे देती तो भी काम चल जाता, लेकिन नहीं, तुझे तो बस सब वेस्ट ही करना आता है। खाना बनाने के लिए भी तू कितना राशन जाया करती है। अरे आज तक जो तेल 2 हफ्तों तक चलता था उसे तो 1 हफ्ते में ही खत्म कर देती है। अरे तेल का भाव कितना बढ़ गया है जानती भी है क्या तू? लेकिन आप दोनों इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। किसी को नाश्ता देने या खाना ज्यादा बनाने से हम गरीब थोड़ी ना हो जाएंगे। अब भगवान की कृपा से हमारे पास इतना सब है तो हम उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। और माँ जी, मैं कोई वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं हर एक चीज का नियमित रूप से इस्तेमाल करती हूँ। और मेहमानों के लिए बस 2 बिस्किट देना सही लगता है क्या? और मेहमान तो भगवान के स्वरूप होते हैं, तो उन्हें हम इतना कम खाना कैसे दे सकते हैं? अरे ये सब तुम्हारे मायके में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं। अमीर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबको सब कुछ बांटते ही रहे। इसीलिए हर एक चीज का कम से कम जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल किया करो, समझी कि नहीं? अरे तू आने से पहले इस घर में एक नौकरानी आती थी, तो उसे सब पता था कि यहाँ पर हम राशन जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है ना, तो तुझे भी इस घर के तौर तरीके अपनाने होंगे। लेकिन माँ जी, वो नौकरानी कहाँ गई? मैंने तो आज तक कोई नौकरानी नहीं देखी। अरे अब तू आ गई है ना, तो नौकरानी की क्या जरूरत है? उतने ही हमारे पैसे बच जाएंगे। अपने अमीर ससुराल वालों के ये हाव भाव देखकर भावना एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक रोज, क्या बात है भाभी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हो। आखिर क्या राज है इस खुशी का? दरअसल रूही, मैं और अश्विन हम दोनों मनाली जा रहे हैं हनीमून के लिए। एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिला है। दिसंबर में जा रहे हैं हम दोनों। क्या बात है, लेकिन भाभी,
पैकेज ज्यादा महंगा तो नहीं ना? और मनाली में तो अब सब कुछ कितना ज्यादा महंगा हो चुका होगा। वैसे देखा जाए तो हर जगह महंगाई तो बढ़ ही चुकी है ना। केवल मनाली की ही बात नहीं है। और हनीमून तो एक ही बार होता है ना, तो इतना तो चलता है। कुछ नहीं चलता। और ये हनीमून वगैरह पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, अगर तुम दोनों हनीमून मनाने जाओगे तो हजारों रुपए फालतू में ही खर्च हो जाएंगे। और अगर वही पैसे जोड़ोगे तो वही पैसे कल जाकर काम आएंगे। इसलिए अगर घूमना ही है तो हमारे गांव जाकर घूम आओ, कुलदेवी का दर्शन कराओ। हनीमून से ज्यादा वही जरूरी है। ठीक है माँ जी, हम हनीमून से पहले गांव जाकर कुलदेवी माँ के दर्शन करके आएंगे, लेकिन उसके बाद हनीमून भी जाएंगे। हाँ, शादी के बाद मैं और अश्विन कहीं घूमने गए ही नहीं ना, इसीलिए। अरे घूमने फिरने के लिए सारी उम्र पड़ी है और वो सब तो होता ही रहेगा, लेकिन फिलहाल अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो और सबसे महत्वपूर्ण अपने पापा जी की तरह पैसे जोड़ो। मनोहर जी शुरुआत से ही मेहनत करते आए हैं और एक एक रुपए जोड़ते आए हैं इस घर के लिए। इसीलिए इतने सालों बाद अब जाकर हम इतने बड़े बंगले में रह पा रहे हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। भावना उदास हो जाती है और वो ये बात बाद में अश्विन को बताती है। देखो ना अश्विन, तुम ही बात करो ना माँ जी और पापा जी से। मुझे मनाली जाना है। अरे हम दोनों ने क्या कुछ सोचा था। हमारी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएगी। बर्फ में खेलना, शिफॉन की साड़ी पहनकर मेरा शूट करना और तो और साथ में रिवर राफ्टिंग भी करना, तो वो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। प्लीज बात करो ना उनसे। आई एम रियली सॉरी भावना, लेकिन मैं माँ और पापा की बातों के खिलाफ नहीं जा पाऊंगा। और वो ऐसा गलत क्या ही कह रहे हैं। अभी अभी तो कहीं जाकर शादी की थकान कम हुई है और हमारे पास तो अब पूरी जिंदगी पड़ी है। आज नहीं तो कल चले जाएंगे ना। और मनाली कहीं थोड़ी ना भागे जा रहा है, वो तो यही रहेगा ना। इसलिए तुम इतना स्ट्रेस मत लो। पर अश्विन, हे भगवान, ये कैसा कंजूस मुखी जो ससुराल मिला है मुझे। मुझे तो ये लगा था कि मैं मिडिल क्लास घर से अब एक अमीर ससुराल में आऊंगी तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरी लाइफ मेरे मायके से भी बदतर होती जा रही है। पता नहीं ये सब किस मिट्टी के बने हैं। एक एक रुपए का हिसाब रखकर सेविंग पे सेविंग किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक दिन जब भावना बाहर ग्रोसरी का शॉपिंग करने जाती है, तभी वहां से आने के बाद वो अश्विन के लिए एक नया शर्ट, खुद के लिए परफ्यूम और भी 2 से 3 एक्स्ट्रा सामान लेकर आती है, जिसके बाद घर में हंगामा मच जाता है। ये सब क्या है भावना बहू? अरे पगला गई है क्या तू? मेरे पास पूरा हिसाब है माँ जी। आपने ही तो मुझसे एक एक रुपए का हिसाब मांगा है ना, तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास बिल भी है। अरे वो तो मुझे दिख ही रहा है, अनपढ़ नहीं हूं मैं। लेकिन मैंने तुझे जरूरी सामान लाने के लिए कहा था, तो तूने ये शर्ट और परफ्यूम वगैरह क्यों लाया? पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं क्या? मैं जानती हूँ माँ जी कि आपने मुझे जरूरी सामान लाने के लिए कहा था, लेकिन ये परफ्यूम लाना भी तो जरूरी था ना मेरे लिए। और तो और मुझे अश्विन को ये तोहफा भी देना था। वो आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हुआ है ना, तो उस हिसाब से आज हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है। अरे काय की एनिवर्सरी? उसके पास ढेर सारे शर्ट पैंट पहले से ही पड़े हैं और तुझे ये परफ्यूम लगाकर किसे महकाना है? घर पर तो पहले से ही 2 से 3 परफ्यूम के डब्बे पड़े हैं, तो वही इस्तेमाल करना। देख बहू, आज तो तूने ये फालतू का खर्चा कर दिया है, लेकिन आइंदा से ऐसे फालतू के खर्चे बिल्कुल मत करना। अब जाकर ये सारा एक्स्ट्रा का सामान लौटा करा। क्या? लेकिन माँ जी, अब मैं ये सारा सामान वापस कैसे दूं? वापस कैसे दूं मतलब? अरे जैसे लाई है वैसे ही वापस देना। ये कैसा सवाल पूछ रही है तू, बेवकूफ कहीं की। पर माँ जी, जितना कहा है उतना हो जाना चाहिए। और अब मैं आराम करने जा रही हूँ, क्योंकि आज के लिए तूने मुझे पहले से ही काफी सरदर्द दे दिया है। हे भगवान,
ये कैसी औरत है? भावना बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो सारा सामान वापस लेकर आती है। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी भावना। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये चॉकलेट लाई है। थैंक यू अश्विन। अरे क्या हुआ बेबी? ये रूखा सूखा थैंक यू क्यों? आज के दिन तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। फिर तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? अरे ऐसे भीगी बिल्ली पति से शादी करके मैं फंस गई हूँ, और ऐसे कंजूस ससुराल वालों को पाकर भी। आज मैंने तुम्हारे लिए नया शर्ट लाया था, खुद के लिए परफ्यूम भी लाया, और तो और मैंने ऐसे 2 से 3 एक्स्ट्रा की चीजें भी लाई थी। लेकिन माँ जी ने मुझे बहुत डांटा और सारा सामान वापस करके आने के लिए कहा। लेकिन तुमसे कहकर भी कोई फायदा नहीं, तुम भी उन्हीं की तरह ही हो। कुछ अच्छा खासा लाने की जगह पर तुम तो मेरे लिए बस ये 50 रुपए की चॉकलेट लेकर आए हो। अरे क्या फायदा इतनी अमीर व्यापारी होने का? वैसी बात नहीं है भावना, तुम तो चुप ही करो अश्विन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कैसी बात है। तुम तो अपने परिवार वालों को कुछ बोलने से रहे उनके सामने एकदम डरपोक बन जाते हो, जैसे कि वो तुम्हें खा ही जाएंगे। जरा अपनी बीवी के लिए भी स्टैंड नहीं लेते। अरे तुम पर से तो मेरा भरोसा उठ ही गया है, किसी काम के नहीं हो तुम। पर भावना, मेरी बात तो सुनो ना बाबू। चुप रहो अश्विन, और मैं कह रही हूँ कि मुझसे दूर हो जाओ, वरना मैं खामोखा तुम्हारा सर बर फोड़ दूंगी। क्योंकि इस वक्त तो मैं बहुत गुस्से में हूँ, और तुम मुझे अकेले ही रहने दो, वरना वाकई में मुझसे कोई कांड हो जाएगा। और मैं अपना ये गुस्से वाला रूप घर में किसी को भी दिखाना नहीं चाहती, इसलिए तुम मुझे ज्यादा उकसाओ मत। फिर जब भावना अपनी माँ सविता से फोन पर बात करती है, तभी वो उन्हें सब झूठ ही बोलती है। हाँ माँ, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, यहाँ पर तो सब कुछ एकदम अलग है। मेरे हाथों के नीचे नौकर हैं, और तो और अगले महीने में अश्विन और मैं हनीमून पर जाने वाले हैं। वो भी मनाली जा रहे हैं हम दोनों, और उसके लिए अश्विन ने हवाई जहाज की टिकट भी बुक की है। चलो अच्छी बात है बेटा, तुझे अपने अमीर ससुराल में इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। एक माँ को और क्या ही चाहिए, बस अपनी संतान खुश रहे, इतना ही तो चाहती है वो। लेकिन बेटा, सच में तुझे वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? तेरी सास मीठी जरूर है, लेकिन वो थोड़ी खट्टी भी है। मैंने शादी के पहले ही उनके स्वभाव को समझ लिया था। कहीं वो तेरे साथ बुरा बर्ताव तो नहीं करती ना? ओफो माँ, क्या अब भी इतना टेंशन लेती हो? मेरी सास तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप ही की तरह वो मुझसे प्यार करती है, मेरी परवाह करती है वो। इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, और बेवजह टेंशन लेकर अपना बीपी हाई मत कीजिए आप। ठीक है बेटा, अगर तू कह रही है तो ऐसा ही होगा। सॉरी माँ, अगर मैंने आपको सारा सच बता दिया कि मेरे ससुराल वालों के खाने की दात अलग और दिखाने की दात अलग है, तो आप और पापा बहुत चिंता करोगे, और उससे अच्छा तो झूठ बोलना ही सही है मेरे लिए। ऐसे ही एक रोज जब कमला हिसाब किताब करने बैठती है, तभी अरे ये क्या, ये इस्त्री वाले का हिसाब इतना बढ़ कैसे गया? हर महीने तो लगभग उतने ही कपड़े जाते हैं ना यहाँ से, तो फिर इस बार इतने पैसे कैसे हो गए? आखिर क्या बात है? क्योंकि उन्होंने 2 रुपए बढ़ा दिए हैं हर कपड़ों पर। क्या? उसने पूरे 2 रुपए बढ़ा दिए? हाँ माँ जी, लेकिन उसने तो सिर्फ 2 रुपए ही बढ़ाए हैं। लेकिन आप तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे कि उसने पूरे 200 रुपए बढ़ाए हो। मेरे लिए तो वो 2 रुपए भी 200 रुपए के बराबर ही है। नहीं नहीं, इतना बड़ा उतार चढ़ाव नहीं चलेगा। इससे अच्छा तो घर पर तू ही कपड़े इस्त्री कर दे, बाहर इस्त्री वाले को कपड़े देना बंद कर दे अब से। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो पहले से ही ढेर सारे काम रहते हैं, तो उसके बीच में ये सबके कपड़े इस्त्री करना, नहीं नहीं, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी माँ जी? अरे बहू है तू इस घर की, तो ये सब तो तुझे ही करना होगा ना। अरे क्या माँ जी, आप भी इतना पैसा जोड़कर कौन सा ताजमहल बांधने वाले हो आप? जीवन में 2 पल की खुशियां भी कोई चीज होती हैं। अगर ऐसे ही पैसे जोड़ती रहोगी
तो जीवन कब जियोगे आप? तू ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। आज हम ऐसे ही इतने आराम से खा पी नहीं पा रहे। कई सालों से इतने पैसे बचाए हैं, तभी इतना बड़ा घर है हमारा। कहाँ आराम से खा पी रहे हैं? आप सब अपनी इच्छाओं को मारकर जी रहे हो। अरे आप सबके दिल में भी ढेर सारी इच्छाएं हैं, लेकिन आप सब उन्हें दबाते आए हो ताकि दो पैसों की बचत हो सके। आप सबको लगता है कि फिर कभी वो सब कर लोगे जो आपका दिल चाहता है। पर आपको क्या पता माँ जी कि भविष्य में आप वो सब करने के लिए जिंदा रह भी पाओगी या नहीं। कल किसने देखा है माँ जी? अच्छा, तो इसका मतलब तू मेरे मरने की राह देख रही है? अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपके मरने की राह क्यों देखूं? तो ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। मुझे और हम सबको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। इसलिए तू अपनी सोच अपने पास ही रख। ऐसे ही एक दिन अचानक से भावना के ससुराल में उसकी दो सहेलियां आती हैं और तभी, हे भगवान, अरे ये क्या है बहू? ये एसी को अभी तक ऑन क्यों रखा है तूने? पूरे घर को हिमाचल की वादियां बनाना है क्या तुझे? अब हो तो गया ना इतना ठंडा, या फिर तुझे सबको बर्फ की तरह जमाना है? अरे अब बंद भी कर दे इसे। फालतू में बिजली का बिल बढ़ा रही है तू। और भावना बहू, ज्यादा शो ऑफ मत करो। थोड़ा बहुत ही नाश्ता देना इन्हें, और सोफे पर जरा ठीक से बैठने के लिए कहो इन्हें। कल ही नए कवर चढ़ाए हैं इन पर। उन दोनों की ये बातें भावना की सहेलियां सुन लेती हैं। और ये सब क्या है भावना? मैंने तो सोचा कि तेरे ससुराल वाले अमीर लोग हैं, तो वो एकदम क्लासी होंगे, लेकिन ये लोग तो एकदम कंजूस निकले यार। और नहीं तो क्या? अरे हम क्या यहाँ पर खाने आए हैं क्या, या फिर तेरे सोफे पर कूदने आए हैं जो वो लोग इस तरह से बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, जाने दे। अरे हम तो यहाँ तुझसे मिलने आए थे, लेकिन अब से हम तेरे घर में कदम भी नहीं रखेंगे। ये लोग तो हमें कितने गए गुजरे समझते हैं। उन दोनों की ये बातें सुनकर भावना को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे अपने सास ससुर पर बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों ने सही नहीं किया, क्योंकि अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। इसलिए मैं इन सबको सबक सिखा कर ही रहूंगी। इन सबका कंजूसी का बुखार ऐसे उतरवाऊंगी ना कि ये लोग तो देखते ही रह जाएंगे। अब भावना अपने स्वभाव में जानबूझकर बदलाव लाने का नाटक करती है। ऐसे ही एक रोज, अरे ओ भावना, नींद खुली नहीं क्या तेरी अभी तक? नहीं तो माँ जी, मेरी नींद तो पूरी तरह खुल चुकी है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हो? तो फिर तूने सबको दो दो रोटियां देने की जगह पर केवल एक एक रोटियां ही क्यों दी है? अरे इससे हमारा पेट कैसे भरेगा? अच्छा वो क्या है ना माँ जी, मैंने तो जानबूझकर ही सबको केवल एक ही रोटी दी है, क्योंकि मुझे आप सबकी और इस घर के भविष्य की बहुत चिंता है। तो वैसा बर्ताव तो मैंने आपसे ही सीखा है माँ जी। क्या मतलब? ये कैसी बकवास कर रही हो बहू? अब आप सभी तो कहते हो ना कि जितना हो सके हमें उतनी बचत करनी चाहिए, ताकि वो बचे हुए पैसे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए जोड़े जा सके। क्यों? हाँ पापा जी, अब देखिए, पहले आप सब लोग दो दो रोटियां खाते थे, तो अब उतने ही राशन के पैसे बचाकर आप सब लोग एक ही रोटी खाइए। अब एक रोटी तो जीने के लिए काफी होती है ना। और रही बात शाम की, तो उस टाइम में सलाद बना दिया करूंगी। इससे गैस और पैसे दोनों की बचत हो जाएगी। तो बताओ, कैसी लगी मेरी बचत योजना? अरे जिन चीजों में तुझे वाकई में बचत करनी चाहिए, उसमें तो तू पानी की तरह पैसे बहाती है। और अब तेरी अकल ठिकाने आ रही है? अरे खान पान में इतनी कंजूसी कौन करता है भला? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? वो आप ही थे ना जो मेहमानों को छोटी प्लेट में नाश्ता देने के लिए कहती थी। तो आप खुद भी तो कम ही खाया करो ना। लेकिन भावना, हम खाना कैसे कम कर सकते हैं? तुम पहले ये देखो कि ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो। देखो अश्विन, ये बातें मैं कोई नशे वशे में नहीं कह रही हूँ, पूरे होश में कह रही हूँ।
और तुम्हें तो सबसे कम खाना देना चाहिए। मेरे हाथ का मस्त मस्त बना खाना खाकर तुम तो बस फैलते ही जा रहे हो। अब यही एकमात्र उपाय है। इसी के जरिए तुम फिट और हेल्दी हो जाओगे और तुम्हारा ये मोटापा भी चला जाएगा। भावना के इस फैसले के कारण घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही एक दोपहर के समय जब मनोहर और कमला दोनों टीवी देख रहे होते हैं, तभी अरे वाह, आज का ये एपिसोड देखकर तो मजा ही आ गया। अरे अब तक तो 50 बार वाह वाह बोल चुके हूँ, जरा सुनने भी दो मुझे। हे भगवान, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? अरे पगला वगला गई है क्या तू? बोल तो ऐसी रही है जैसे कि हम दोनों किसी का खून कर रहे हो। टीवी ही तो देख रहे हैं ना, तो इसमें कोई गुनाह कर दिया क्या हमने? गुनाह ही तो किया है माँ जी। आप दोनों को डॉक्टर ने सख्त कहा है कि टीवी जरा कम से कम देखना। दोनों की आंखें बढ़ती उम्र के साथ कमजोर होती जा रही हैं। लेकिन नहीं, आप दोनों को आंखें खराब करवा कर हॉस्पिटल में पैसे खर्च कराने हैं। ना बाबा ना, मुझे तो एक जिम्मेदार बहू होने के नाते हॉस्पिटल और बिजली दोनों के बिल्स की बचत करनी होगी। इसलिए आप दोनों टीवी नहीं देखेंगे और अब ये टीवी सीधे शाम में ही ऑन होगा। इतना बोलकर भावना टीवी का बटन बंद कर देती है। अरे ओ नास पीटी, ये तूने क्या किया? इतना अच्छा सीन चल रहा था, उतने में तूने आकर सारा मजाक किरकिरा कर दिया। नालायक कही की। और भावना बहू, हमने अभी आधे घंटे पहले ही तो टीवी ऑन किया है, तो उतने में ही हमारी आंखें खराब कैसे हो जाएगी? इसलिए प्लीज वापस टीवी ऑन कर दो। नहीं पापा जी, माफ कीजिए मुझे, लेकिन मुझे आप दोनों की बहुत चिंता होती है। और हाँ, आप दोनों भी बच्चों की तरह जिद मत कीजिए और चुपचाप जाकर आराम कीजिए। ये टीवी अब ऑन नहीं होगा मतलब नहीं होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? भावना का ये बदला हुआ रूप देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। ये इसे अचानक से क्या हो गया है? मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कमला। ऐसे ही एक दिन जब भावना को सविता का कॉल आता है, तभी कमला ही उसे उठा लेती है। कहिए समदन जी, कैसी है आप? अरे कमला बहन आप? जी हाँ, आपकी बेटी जरा घर के कामों में व्यस्त है ना, इसलिए मैंने ही कॉल उठा लिया। अच्छा, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप और घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? सब एकदम ठीक है समदन जी, बस आपकी बेटी का दिमाग थोड़ा हिल गया है। आजकल तो वो एकदम अजीब सा बर्ताव करने लगी है। हमें कम खाना देती है, वो तो हम पर टीवी देखने में भी पाबंदी लगाती है। लो आ गई वो, अब आप भी उससे बात कीजिए। ये सब क्या है भावना बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तू अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी है? अरे कुछ नहीं माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे पर ये सब क्या था माँ जी? आपको किसने कहा था कि मेरी माँ से ये सब कहने के लिए? और मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। अब आपने ये तो मुझे पहले दिन से पैसे बचाने का पाठ पढ़ाया है ना, और अब जब मैं आपके अनुसार बर्ताव कर रही हूँ, तो आपको और बाकी सबको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? और आप चाहे किसी को भी जाकर मेरी कंप्लेन क्यों ना कर लो, मैं अपने स्वभाव में बदलाव लाने से रही, क्योंकि मुझे अपने ससुराल वालों की बहुत चिंता होती है। अगर आज मन मारकर पैसे बचाएंगे, तभी कल जाकर खुशी से जी पाएंगे। ये बात तो सही है बहू, लेकिन अरे सुन तो, ये इसमें कौन सी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है बाबा? सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। फिर अगले दिन भावना अश्विन की गाड़ी को घर के पीछे के हिस्से में पार्क करवा देती है, और यह जानकर अश्विन बहुत गुस्सा हो जाता है। ये तुम क्या करती रहती हो भावना? अरे मुझे ऑलरेडी मीटिंग के लिए देर हो रही है, क्लाइंट्स आकर रुके होंगे वहां पर। क्या करती हो मतलब? मैंने बिल्कुल सही किया है अश्विन। अरे अब से तुम बस से ही जाओगे, या फिर मैं तो कहती हूँ कि तुम पैदल ही जाया करो, उसी बहाने पेट्रोल के पैसे बचेंगे और तो और तुम्हारा वॉक भी हो जाएगा। वरना तुम्हें तो बस ठूस कर एक जगह ही बैठने का पता है, शरीर को तो जरा भी नहीं हिलाते तुम।
अरे तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं पैदल या बस से क्यों जाऊं भला? क्योंकि उसी से तो एक एक रुपए की सेविंग होगी ना, और आगे जाकर भविष्य में वही एक एक रुपया हमारे काम आएगा। और अब मैं तुम्हारी गाड़ी घर के पिछले हिस्से से नहीं निकलवाऊंगी, इसलिए तुम अब अपना देख लो। बाय। क्यों? अरे लेकिन, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है अब? भावना ऐसे ही अपनी ऊट पटांग हरकतों से धीरे धीरे सबकी नाक में दम करने लगती है। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? वो हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, जो गांव में रहते थे, उनका देहांत हो गया है। अरे रे, चलो शुक्र है, किसी को तो मुक्ति मिल गई इस दुनिया से। तो अब आपको गांव जाना होगा ना माँ? हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा ही ना, अब रिश्तेदार जो ठहरे। ठीक है माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे क्या रूही, तुम भी, तुम्हें तो बस कोई मुफ्त में घुमाने के लिए लेकर जाए, बस उसी का इंतजार करती रहती हो तुम। और माँ जी, आप भी कहीं नहीं जा रही हो, अब वह तो परलोक सिधर गए, और जब तक आप वहां पर पहुंचोगी तब तक सब कुछ हो चुका होगा। अरे आपको तो उनका अंतिम दर्शन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो आप यहीं पर बैठिए और आप उनका ऑनलाइन अंतिम दर्शन कीजिए। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मेरा गांव इतना भी दूर नहीं है, मैं वहां पर आराम से पहुंच जाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे टैक्सी से जाना पड़ेगा। बाप रे, टैक्सी से? ना बाबा ना। माँ जी, आप तो हमेशा बस से ही गांव जाते हो ना, और टैक्सी से तो बहुत ज्यादा भाड़ा होगा, इसलिए आप टैक्सी से बिल्कुल मत जाइए। मैं तो कहती हूँ कि आप यहीं पर रुकिए, बाहर ठंड भी बहुत पड़ रही है, कहीं उनका अंतिम दर्शन करने के चक्कर में आपके ऊपर की टिकट ना कट जाए। ये तो क्या बकवास कर रही है बहू? माफी चाहती हूँ माँ जी, लेकिन मैं तो बस आपकी फिक्र के चलते कह रही हूँ। इस तरह से भावना कमला का सिर खाती रहती है, और वो उसे पैसों की बचत का पाठ पढ़ाते पढ़ाते आखिरकार गांव जाने से रोक ही लेती है। और अब घर के सभी लोग भावना के इस बर्ताव के कारण बहुत गुस्से में रहते हैं। ऐसे ही एक रोज, देखिए ना भाभी, ये कुर्ती तो मेरी बहुत फेवरेट कुर्ती है, लेकिन अब इसका रंग खराब हो चुका है, तो लगता है कि मुझे नए कपड़े खरीदने होंगे। अरे नहीं नहीं, नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है भला? कितने पैसे बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ, वो बात तो है भाभी। तो एक काम करो, आप इस कुर्ती को डाई कर दो, तो ये कुर्ती वापस पहले जैसी हो जाएगी और मैं इसे पहन भी पाऊंगी। लेकिन भाभी, मुझे ये सब करना नहीं आता। आपको आता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं आता, मुझे सब आता है। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये कुर्ती मैं बिल्कुल पहले जैसी करके दूंगी। फिर अगले दिन रूही देखती है कि भावना उसके उसी कुर्ती से पूरे घर में पोछा लगा रही है। और तभी, अरे नहीं, ये आप क्या कर रही हो भाभी? आपने ही तो कहा था ना कि आप मेरी कुर्ती को डाई करके देंगे, लेकिन आप तो इससे पोछा लगा रही हो। हाँ रूही, सोचा तो मैंने वही था, लेकिन जरा तुम भी सोचो, डाई करने में भी कितनी मेहनत लगती है, और वेस्टेज भी कितना होता है। पानी उबालो, कलर लाओ, नमक मिलाओ, इन सारे झंझट से अच्छा तो यही है ना कि मैं इसे पोछे के तौर पर इस्तेमाल करूं, और तुम सीधे अगले महीने ही कपड़े लेना, क्योंकि तब सेल लगी होगी ना। और तुम्हारे माँ पापा ही तो कहते हैं कि कपड़े हमेशा सेल लगने पर ही खरीदने चाहिए, उसी बहाने हमारे पैसों की बचत होती है। लेकिन भाभी, अगर आपको इसे डाई करना ही नहीं था तो आप मुझे ये कुर्ती वापस दे देती ना। अब इस कुर्ती से मेरी कितनी भावनाएं जुड़ी थी, लेकिन आपने तो सब चकनाचूर कर दिया। अरे, ऐसी बात नहीं है रूही, जरा मेरी बात तो सुनो। रूही गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मनोहर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी गाड़ी अच्छी होने के कारण उसकी जान बाल बाल बच जाती है।
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं आपके बिना आज क्या करती। रो मत कमला, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। डॉक्टर ने कहा है माँ कि अब पापा को 1 महीना बेड रेस्ट करना है। उन्हें तो बस माइनर इंजरीज हुई हैं, जिन्हें ठीक होने में लगभग 2 हफ्तों का समय लगेगा। और पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर आपको कहीं जाना हो तो मुझे बोल दिया करो, क्योंकि आपसे ठीक से ड्राइविंग होती ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपका जब भी मन होता है आप तो बस चाबी लेकर निकल पड़ते हो। माफ करना बेटा, मुझे तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। वही तो। अच्छा छोड़ो वो सब, लेकिन हमारी गाड़ी का क्या? उसका कितना नुकसान हो गया, और अब तो उसे ठीक कराने में ही लाखों रुपए चले जाएंगे। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया हमारा। अरे तू पागल हो गई है क्या बहू? मनोहर जी की जान महत्वपूर्ण नहीं या वो कार महत्वपूर्ण है? कार गई तो गई, लेकिन एक इंसान की जान बची वही जरूरी है। और तुझे हो क्या गया है? तेरे सामने तेरे पापा जी इस हालत में हैं, लेकिन तुझे तो बस कार की पड़ी है। अरे इतने दिनों से देख रही हूं मैं तुझे, इतने पागलों की तरह बर्ताव कर रही है तू। क्यों? अब समझ आया आपको? इंसान की जान का मोल। मतलब मतलब आप ही सोचिए कि अगर आज पापा जी की जान को कुछ हो जाता तो आप क्या करती? उनकी ना जाने कितनी सारी ख्वाहिशें अधूरी की अधूरी रह जाती। हम सबके साथ घूमना, अपने नाती पोतों को देखना, अपने बिजनेस को बढ़ते हुए देखना, ना जाने उनका क्या कुछ नहीं छूट जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पैसों से बढ़कर वक्त है, इंसान है, हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं। अगर हमारा कहीं जाने का मन करे तो हमें उसी वक्त चले जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये पल फिर मिले या ना मिले। अगर हमें आज अच्छे कपड़े पहनने हैं तो वो हमें आज ही पहन लेने चाहिए, क्योंकि यही तो वो उम्र है जिसमें वो कपड़े खिल उठेंगे और वो हमें फिट भी होंगे। फिर बुढ़ापे में जाकर कहाँ वो मौका मिलेगा? एक एक रुपए का हिसाब किताब करते करते जिंदगी का एक एक कीमती पल आप लोग गवा दे रहे हो। भावना बिल्कुल सही कह रही है। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तो मुझे भी ये महसूस हुआ है कि आज अगर मैं मर जाता तो जीवन भर इतना पैसा कमाने का क्या फायदा होता। मैंने आज तक क्या ही जिंदगी जी है। अगर मैं ऐसे ही रूखे सूखे बिना कुछ के ही चला जाता तो। हाँ पापा जी, मैं भी इतने दिनों से नाटक कर रही हूँ कंजूस बनने का, ताकि आप सबको सबक मिल सके, और आज मैं उसमें सफल हो चुकी हूँ। और मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज मेरी बात को मान जाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पैसों की बचत नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक एक रुपए का हिसाब रखते रखते जीवन की छोटी मोटी खुशियों को आगे के लिए मत रखिए। यही तो वो समय होता है, तो उसे खुलकर जी लीजिए। क्या पता कल हो ना हो। हाँ बहू, पर हमें माफ करना, हमने हमेशा तेरी बातों को फालतू ही समझा, लेकिन आज तो तूने हम सबकी आंखें ही खोल दी। और इस प्रकार अंत में भावना अपने एक एक रुपए का हिसाब रखने वाले अमीर ससुराल वालों की सोच में बदलाव लाती है, और अब वो सभी लोग अपने जीवन को खुशी से जीते हैं, वो भी बिना किसी कंजूसी के।